ओके, वेलकम अगेन टू द नर्सिंग मास्टर चैनल। और आज हम लोग एक नए टॉपिक को देखेंगे। आप बोर्ड पे लिखा हुआ देख रहे हैं। इस टॉपिक का नाम है प्लूरल एफ्यूजन। एक्चुअली मुझे बनाना कुछ और था आपके लिए, जानकारी के लिए, लेकिन जो मेरा लास्ट वीडियो मैंने अपलोड किया था लीवर ट्रांसप्लांट का, उस लीवर ट्रांसप्लांट के आप लोगों ने बहुत उसे पसंद किया, मगर कंजूसी करी उसको सब्सक्राइब करने में और घंटी जैसी आकृति को दबाने में। तो सब्सक्रिप्शन तो नहीं बढ़े, लेकिन व्यूज़ तो अच्छे खासे बढ़ गए हैं। उसमें से बहुत सारे बच्चों ने मुझे कमेंट्स किया कि सर प्लूरल एफ्यूजन पे क्लास बनाए। तो जब रेशो देखा तो जो प्लूरल एफ्यूजन वाले जो बच्चे थे उनका रेशो कुछ ज़्यादा निकला, तो इसीलिए मैंने उस रेशो के हिसाब से आज आपको एक नई जानकारी देने की कोशिश करी है। हालांकि मैं इसको सोच रहा था कि इसको पल्मोनरी सीरीज़ में बनाऊंगा, लेकिन कोई बात नहीं, जैसा आपकी आज्ञा वैसा मेरा काम। और ये बहुत अच्छी बात है कि अब आप कमेंट करके नए टॉपिक्स को बताने के लिए बोलता है। हम लोग बहुत डिटेल पढ़ेंगे व्हाट इज़ प्लूरल एफ्यूजन। ठीक है, बहुत सिंपल सा है। रेस्पिरेटरी सिस्टम का ये डिजीज़ है, मगर ये डिसऑर्डर जो रेस्पिरेटरी सिस्टम का है बच्चों, ये डिसऑर्डर खुद में प्लूरा जो है वो इन्फेक्टेड कैसे होती है ये आपको बताना है। ठीक है, पहली बात तो ये है कि प्लूरा आप लोग जानते हैं, जो लोग मेडिकल सर्जिकल पढ़ रहे हैं उनको तो प्लूरा अच्छे से पता है, एनाटॉमी पढ़े हैं। ठीक है, प्लूरा जो है दैट इज़ अ कवरिंग ऑफ लंग्स। उसकी दो लेयर्स होती हैं। एक लेयर जिसको हम लोग बोलते हैं पैराइटल प्लूरा। ठीक है, पैराइटल प्लूरा है जो थोरेसिक कैविटी से जाके चपकी होती है। ठीक है, ये जो आप छोटे छोटे काले काले देख रहे हैं, ये मैंने रिब्स बनाई हुई है कटिंग करके। ये आप जानकारी के लिए कि यहाँ पर ये जो प्लूरा है, ये जो प्लूरा है, दिस इज़ कॉल्ड पैराइटल। पी से पैराइटल, पी से पीछे। पीछे मतलब कि जो थोरेसिक कैविटी है उससे आके जुड़ी हुई है। ठीक है, जो आगे वाली प्लूरा है, जो दूसरी लेयर है, दिस इज़ कॉल्ड विसरल प्लूरा। ठीक है, विसरा मतलब ये होता है ऑर्गन। तो जो ऑर्गन से चिपकी हुई लेयर है दैट इज़ कॉल्ड विसरल प्लूरा। क्लियर है? विसरल प्लूरा, पैराइटल प्लूरा, दोनों को मिला के हम लोग क्या बोल देते हैं? प्लूरा। इन दोनों के बीच का जो स्पेस होता है दैट इज कॉल्ड अ प्लूरल स्पेस। इज दिस क्लियर? उस प्लूरल स्पेस में सीरस फ्लूइड भरा हुआ होता है, जिसे हम लोग प्लूरल फ्लूइड को बोलते हैं। ठीक है, विसरल प्लूरा, पैराइटल प्लूरा के बीच में जो स्पेस होता है दैट इज कॉल्ड अ प्लूरल स्पेस। और उस प्लूरल स्पेस में क्या भरा हुआ था? सीरस फ्लूइड। और उस जो सीरस फ्लूइड होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? प्लूरल फ्लूइड। प्लूरल फ्लूइड का काम ये होता है कि जब हम रेस्पिरेशन लेते हैं, एक्सपायरेशन, इंस्पायरेशन जब करते हैं, ऐसे तो रेस्पिरेशन के 4 स्टेप हैं। रेस्पिरेशन 4 स्टेप में कंप्लीट होता है। अगर जिसको इंटरेस्टेड है वो मेरी नीट बायोलॉजी क्लासेस में भी जाके देख सकता है, उसमें मैंने बहुत डिटेल किया हुआ है। ठीक है, तो इन दोनों के जो जब हम रेस्पिरेशन लेते हैं, तो रेस्पिरेशन लेते समय ये जो ऑर्गन है ये आके इन हड्डियों से न टकराए या बहुत हार्ड चेस्ट वॉल से ना टकराए और रप्चर ना हो जाए ये लंग्स। इसलिए इस फ्लूइड को, ये फ्लूइड बीच में रहता है नेचुरली, और ये फ्लूइड क्या करता है? फ्रिक्शन से बचाता है। ठीक है, तो जैसे मैंने बताया रेस्पिरेशन के 4 स्टेप होते हैं। तो पहला इंस्पायरेशन, दूसरा क्या बोलते हैं वो, दूसरा तीसरा छोड़ो, और चौथा क्या? एक्सपायरेशन। उस पर हम लोग डिटेल बात करेंगे। 4 स्टेप होते क्या है? कमेंट करोगे तो, पढ़ने के लिए इंटरेस्टेड रहोगे तो मैं बताऊंगा, क्योंकि अभी तुम ये सोचते हो कि इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन को रेस्पिरेशन कहते हैं। दैट इज़ रॉन्ग। रेस्पिरेशन के 4 स्टेप्स हैं। ओके, तो यहाँ पर बेटा ये जो फ्लूइड होता है दिस इज कॉल्ड प्लूरल फ्लूइड विच इज़ अ सीरस फ्लूइड, और जो कि सांस लेते समय फ्रिक्शन से बचाता है, बाहरी जर्क से बचाता है, जितना पॉसिबल हो सकता है बाहरी जर्क से बचाता है। क्योंकि लंग्स के ऊपर कोई फैट की कवरिंग तो होती ही नहीं है, जैसे हार्ट के ऊपर फैट की कवरिंग होती है, जैसे किडनी के ऊपर फैट की कवरिंग होती है जो कि शॉक को एब्जॉर्ब करती है, लेकिन लंग्स के ऊपर कोई फैट की कवरिंग नहीं होती। इसीलिए ये जो है, ये तो मैंने छोटी छोटी बनाई, ये पूरा ऐसा कवर्ड रहता है। ठीक है, और ये फ्रिक्शन से बचाता है। बाहर के जो जर्क होता है, किसी ने घूसा मारा, डंडा मारा, तो खैर हालांकि मोटी मोटी हड्डियाँ होती, लेकिन लंग्स में डायरेक्टली इफेक्ट ना हो, कोई रिब टूट के पहले इनको फाड़ के अंदर जाना होगा। इज दिस क्लियर? सो दिस इज द प्लूरा। इसी प्लूरल स्पेस में जो फ्लूइड की नॉर्मल क्वांटिटी होती है इस अबाउट 5 to 15 ml, यानी 5 से 15 ml जो प्लूरल फ्लूइड होता है दैट इज़ अ नॉर्मल।
ठीक है। जब इससे बढ़ जाता है ऊपर, इट मीन्स देयर इज अ सम प्रॉब्लम, ठीक है। तो यहाँ हम लोग बात करेंगे, अब आते हैं अपने टॉपिक पे, प्लूरल एफ्यूजन, वो छोटी सी एनाटॉमी थी। ट्रांसुडेट, एक्सुडेट, इसका मतलब हम बताएंगे जब वो पढ़ेंगे पैथोफिजियोलॉजी। ओके, सो व्हाट इज द प्लूरल एफ्यूजन? इट इज अ कलेक्शन ऑफ फ्लूइड इन प्लूरल स्पेस। अब तुम कहोगे फ्लूइड तो पहले से ही हाँ है, 5 से 15 ml ही तो है, लेकिन यहाँ मान लो 100 ml हो गया, तो बेटा ये तो नॉर्मल नहीं है, दिस इज अबाउ द नॉर्मल वैल्यू। सो इट इज़ अ कलेक्शन ऑफ फ्लूइड इन प्लूरल स्पेस। कलेक्शन में बोल रहा हूँ, नॉर्मल की बात नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। यूजुअली सेकेंडरी टू अदर डिजीज, यही मैं स्टार्टिंग की लाइन में कहना चाह रहा था कि जो प्लूरल एफ्यूजन है वो डायरेक्टली खुद में एक डिसऑर्डर नहीं है, लेकिन दूसरे ऑर्गन्स के डिसऑर्डर की वजह से यहाँ पर ही क्या है, उसके प्लूरल स्पेस में कलेक्शन हो जा रहा है। अब वो डिसऑर्डर क्या है? पीई मतलब प्लूरल एफ्यूजन। प्लूरल एफ्यूजन में बी कॉम्प्लिकेशन ऑफ, यानी कि प्राइमरी डिसऑर्डर क्या रहा होगा? कंजस्टिव कार्डियक फेलियर, सीसीएफ। लेकिन उस कंजस्टिव कार्डियक फेलियर की वजह से प्लूरल स्पेस में क्या हो गया? फ्लूइड भर गया। ट्यूबरक्लोसिस, प्लूरल स्पेस में फ्लूइड भर गया। पल्मोनरी इन्फेक्शन, मोस्टली वायरल, बैक्टीरियल तो अपन जल्दी ट्रीट कर लेते हैं, लेकिन वायरस तो तुम्हें पता है, वायरस का जो जेनेटिक मटेरियल होता है दैट इज आइदर डीएनए, आरएनए, सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए, सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए, डबल स्टैंडर्ड डीएनए, डबल स्टैंडर्ड आरएनए। वो बहुत ही अजीब टाइप का माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, ठीक है। नेफ्रोटिक सिंड्रोम, दिस इज अ कंजेनाइटल डिसऑर्डर, ठीक है। पल्मोनरी एम्बोलिज्म, पल्मोनरी एम्बोलिज्म मतलब ये होता है कि या तो पल्मोनरी आर्टरी में कहीं कोई ब्लॉकेज हो गया हो, या फिर इस लंग्स के अंदर की किसी भी आर्टरी के अंदर क्या हो गया हो? ब्लॉकेज हो गया। दैट मे बी एयर एम्बोलिज्म। एयर एम्बोलिज्म हो गया है तो फिर आगे का सर्कुलेशन रुक जाएगा। आगे का सर्कुलेशन रुक जाएगा तो या तो ट्रांसुडेट होगा या एक्सुडेट होगा। इसको डिटेल करेंगे तो आप यहाँ से वहाँ कनेक्ट कर पाएंगे, ठीक है। ब्रोंकोजेनिक कार्सिनोमा, अगर लंग्स का कैंसर है तो लंग्स के कैंसर की वजह से भी प्लूरल एफ्यूजन हो सकता है। तो प्लूरल एफ्यूजन खुद में प्राइमरी डिसऑर्डर नहीं है, बट इट इज़ द कॉम्प्लिकेशन ऑफ सम अदर डिजीज रिलेटेड टू अदर डिजीज। क्लियर है, ठीक है। इसको न्यूप्लास्टिक ट्यूमर्स भी बोलते हैं। न्यूप्लास्टिक ट्यूमर, एक्चुअली न्यूप्लास्टिक ट्यूमर मतलब ही होता है, वो तो न्यूप्लास्टिक सेल्स ही हैं जो तुम्हारे नॉर्मल सेल से मैच नहीं खाते हैं और इनकी ग्रोइंग पावर बहुत तेज़ होती है। हालांकि इसको डिस्ट्रक्शन भी होना चाहिए, जैसे हमारे नॉर्मल सेल डिस्ट्रॉय होते हैं, मगर ये डिस्ट्रक्शन नहीं होते हैं न्यूप्लास्टिक ट्यूमर्स। ओके, इज दिस क्लियर? चले पैथोफिजियोलॉजी में, तब आपको समझ में आएगा। चलो पैथोफिजियोलॉजी देखो, तरीका तो ये है जो नॉर्मल बॉडी के अंदर तरीका होता है। तरीका ये होता है कि फ्लूइड तो लगातार बनता रहता है, ऐसा नहीं कि 5 से 15 ml जिस दिन आप पैदा उस दिन से भरा पड़ा है। ये एब्जॉर्प्शन भी होता है और ये सिक्रीशन भी होता है। मेरा मतलब कि इस सीरस फ्लूइड का एब्जॉर्प्शन ब्लड के अंदर हो जाता है, फिर एक नया सीरस फ्लूइड बनता है, ठीक है, तो उसका प्रोडक्शन भी होता है, ठीक है। पैथोफिजियोलॉजी सो एफ्यूजन तब होता है बेटा जब बैलेंस बिटवीन फ्लूइड, ठीक है, कौन सा फ्लूइड? एक फ्लूइड बाहर का है, मतलब इसके बाहर का नहीं, बॉडी के बाहर का नहीं, एक फ्लूइड इसके बाहर का है, ठीक है। तो अगर ये जो बैलेंस है बिटवीन फ्लूइड प्रोडक्शन एंड एब्जॉर्प्शन इज डिसरप्टेड, फ्लूइड तो प्रोड्यूस हो रहा है, फ्लूइड तो प्रोड्यूस हो रहा है, लेकिन इसको लगातार क्या होना चाहिए? एब्जॉर्ब भी हो जाना चाहिए। एब्जॉर्ब होकर बेटा ब्लड में चला जाता है, ब्लड में जाने के बाद ये किडनी में चला जाता है, किडनी में जाने के बाद ये तुम्हारे यूरिनरी सिस्टम से बाहर चला जाता है। नॉर्मली तो ये होना चाहिए। तो जब ये बैलेंस डिस्टर्ब हो जाता है, ठीक है, फ्लूइड के प्रोडक्शन का और फ्लूइड के एब्जॉर्प्शन का, मेरी बात समझ गए आप लोग, ठीक है। तो यहाँ पर ये रिस्क बन जाता है कि ये जो प्लूरल स्पेस है इसके अंदर फ्लूइड जो होता है वो दोनों में तो कोई भी एक गड़बड़ाएगा। अगर प्रोडक्शन गड़बड़ा जाएगा, अगर यहाँ पर क्या बोलते प्रोडक्शन गड़बड़ा जाएगा तो प्रॉब्लम होगी, समझिए मेरी बात। और अगर यहाँ पर एब्जॉर्प्शन गड़बड़ा जाएगा तो भी ये प्रॉब्लम की बात होगी। अब ये होता क्यों है? ये प्रोडक्शन और एब्जॉर्प्शन होता क्यों है बेटा? दैट इज ड्यू टू हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर, ड्यू टू अब ये सब इतना डिटेल बताएंगे तो 1.5-2 घंटे की क्लास हो जाएगी और तुम लोग 1.5-2 घंटा तो कभी जीवन में नहीं दोगे।
जब 15 मिनट की 45 मिनट की अपनी खुद की कॉलेजेस की क्लास में होने लगते हो, तो पहला रीज़न क्या है, फ्लूइड के प्रोडक्शन और एब्जॉर्प्शन में डिसरप्शन होने का। हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है, ड्यू टू द हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर इंक्रीज। हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर यानी कि जो पानी का प्रेशर है सेल इंट्रासेलुलर एंड एक्स्ट्रा सेलुलर, इसमें डिसरप्शन हुआ तो हो सकता है कि एब्जॉर्प्शन ना हो, ठीक है। तो हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर बढ़ गया, तो इस कारण से भी यहाँ पर प्लूरल स्पेस में फ्लूइड क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, ठीक है। नंबर 2, डिक्रीज्ड एल्बुमिन। एल्बुमिन इज व्हाट, दिस इज अ सिंपल प्रोटीन। अगर एल्बुमिन की कमी है, ठीक है, अगर इसका काम क्या होता है एल्बुमिन का, एल्बुमिन बेटा ऑनकोटिक प्रेशर मेंटेन करके रखता है, ऑनकोटिक प्रेशर, ठीक है। ऑनकोटिक प्रेशर मतलब क्या होता है कि ये एक सॉलिड पार्ट है, एल्बुमिन इज अ सॉलिड पार्ट, ठीक है। और सॉलिड पार्ट होने के कारण सपोज ये मान लो एक सेल है, दिस इज अ सेल, और यहाँ पर एक यहाँ ब्लड तुम्हारा हो रहा है, इसी ब्लड के अंदर प्रोटीन है। अब कोई भी चीज़ जो बाहर इस ब्लड वेसल से इस सेल में जाती है, तो ऐसा नहीं कि यहाँ कोई नालियाँ लगी हुई है, ठीक है। यहाँ से क्या होता है कि फ्लूइड बाहर चला आता है, फ्लूइड क्या हो जाएगा, बाहर चला आएगा, सिक्रीट हो जाएगा फ्लूइड बाहर फ्लूइड चलाएगा। उस फ्लूइड के साथ कई सारे मटेरियल्स भी बाहर चले आते हैं, जैसे WBC बाहर चला आएगा, प्रोटीन बाहर चला आएगा, ये सारी चीज़ें बाहर चली आती हैं। जैसे जैसे ये प्रोटीन यहाँ पर बाहर होकर इस सेल के अंदर घुस जाएगा, तो कहते हैं कि जो सॉलिड पार्ट है, ठीक है, चाहे वो इलेक्ट्रोलाइट्स हो, चाहे वो प्रोटीन हो, जहाँ जहाँ प्रोटीन भागेगा वहाँ वहाँ पानी क्या होगा, भागेगा। तो इस कंडीशन में अगर यहाँ की वेसल से निकल के प्रोटीन इस प्लूरल स्पेस में आ गया, तो बेटा यहाँ से क्या होगा, जो वेसल से जो वाटर है वो वाटर निकल के अपनी गर्लफ्रेंड की ओर भागेगा ना। जैसे गर्लफ्रेंड बोलती है कि यहाँ चलना है, वहाँ चलना है, तो लड़का बिना सोचे समझे पहुँच जाता है। वैसे यहाँ है, प्रोटीन क्या है, एक गर्लफ्रेंड है, और यहाँ से इस वेसल से जो बॉयफ्रेंड है, जो पानी है, वो निकल घुस जाएगा। तो यहाँ भी क्या हो जाएगा, फ्लूइड का जो लेवल है 5 से 15 ml जो नॉर्मल फ्लूइड लेवल है, उससे क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, तो प्लूरल फ्यूजन हो जाएगा, ठीक है। तीसरा कारण है इंक्रीज्ड कैपिलरी परमेबिलिटी, इंक्रीज कैपिलरी परमेबिलिटी। परमेबिलिटी समझते हो कि जब वो जो कैपिलरीज हैं, वो कैपिलरीज बहुत ज़्यादा सॉलिड और लिक्विड पार्ट दोनों के छानने के लिए या छन्नी के काम करने के लिए ज़्यादा बढ़ जाती है, इंक्रीज्ड कैपिलरी परमेबिलिटी, ठीक है। नंबर 4, लिम्फेटिक ऑब्स्ट्रक्शन। मोस्टली आप देखते हैं कि जो फ्लूइड का कलेक्शन होता है वो इंक्रीज्ड लिम्फेटिक ऑब्स्ट्रक्शन। कहीं भी लिम्फेटिक ऑब्स्ट्रक्शन हो गया, लिम्फेटिक सिस्टम बिल्कुल अलग है, तो लिम्फेटिक सिस्टम में कहीं ऑब्स्ट्रक्शन हो गया है, तो उसकी वजह से भी यहाँ पर फ्लूइड का जो कलेक्शन है वो क्या हो जाता है बेटा, बढ़ जाता है, ठीक है। इज दिस क्लियर? बस, तो ये 4 पॉइंट्स हैं जिसकी वजह से ये बढ़ सकता है। हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर के बढ़ जाने से, एल्बुमिन का कम हो जाने से, कैपिलरी के परमेबिलिटी बढ़ जाने से, और लिम्फेटिक ऑब्स्ट्रक्शन के इंक्रीज हो जाने से। इज दिस क्लियर? अभी जो प्लूरल फ्लूइड जो यहाँ पर बढ़ गया है, एफ्यूजन में जो एफ्यूजन हुआ है उसमें क्या हो सकता है, या तो क्लियर फ्लूइड हो सकता है। तुम लोग जल्दी जल्दी सब्सक्राइब करो तो मैं कंप्यूटराइज बोर्ड ले लूँ, यूट्यूब कुछ पैसा मुझे देने लगे तो मैं इससे पूछना छोड़ दूँ, ठीक है। तुम लोग मुझे बनाओ, आगे बढ़ाओ। सो दिस कलेक्शन ऑफ फ्लूइड इन द प्लूरल स्पेस मे बी क्लियर फ्लूइड, ठीक है। ब्लडी भी हो सकता है, मतलब उसमें खून भी ब्लडी भी हो सकता है, और प्योरुलेंट भी हो सकता है। प्योरुलेंट मतलब होता है कि पस के साथ मिला हुआ भी हो सकता है। इज दिस क्लियर? अब आते हैं इस बात पे, ट्रांसुडेट और एक्सुडेट पे, क्योंकि यही इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। अगर आप जिस हॉस्पिटल में क्लिनिकल प्रैक्टिस के लिए जाते होंगे, वहाँ पर डॉक्टर्स लिखते होंगे एक्सुडेट प्लूरल एफ्यूजन, ठीक है, या ट्रांसुडेट प्लूरल एफ्यूजन। तो ये एक्सुडेट ट्रांसुडेट क्या चीज़ है, ओके, इसको समझते हैं। चलो इसको मिटाते हैं। तो जो प्लूरल स्पेस में जो फ्लूइड जमा हो गया है एबनॉर्मली, वो बेटा क्लियर भी हो सकता है, ब्लडी भी हो सकता है, और प्योरुलेंट भी हो सकता है, ठीक है। अब बात करते हैं ट्रांसुडेट और एक्सुडेट की। चलो,
सो एफ्यूजन ऑफ क्लियर फ्लूइड, अगर क्लियर फ्लूइड है तो उसमें दो बातें हो सकती है, अगर प्योरलेंट है और ब्लडी है तो उसमें ट्रांसुडेट और एक्सुडेट की बात नहीं आती है, ठीक है। लेकिन इसमें बात किसकी आती है, प्योर वाले की, क्लियर वाले। तुम लोग मुझे गरीब बना के छोड़ोगे। अगर फ्लूइड क्लियर है, तीन ही क्वालिटी सकती है, क्लियर, ब्लडी या प्योरलेंट। अगर फ्लूइड क्लियर है, ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि फिल्ट्रेट ऑफ प्लाज्मा अक्रॉस कैपिलरी वॉल्स। नहीं समझे, समझाते हैं, टेंशन मत लो, जब तक हम हैं आपको समझाते रहेंगे, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। चलो, जब हमने बताया था हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर और हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर का इंक्रीज हो जाना, ऑनकोटिक प्रेशर का डिक्रीज हो जाना, बेटा इस कंडीशन में क्या होता है कि जो फ्लूइड का फिल्ट्रेशन है, फ्लूइड का जो फिल्ट्रेशन है वो क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। यही अभी हम लोगों ने लास्ट उसमें बात करी थी। सो फिल्ट्रेट ऑफ प्लाज्मा, फिल्ट्रेट ऑफ प्लाज्मा, प्लाज्मा क्या चीज़ है तुम जान ही रहे हो, ब्लड दो पार्ट से बना है, प्लाज्मा या सेल से बना है। तो फिल्ट्रेट ऑफ प्लाज्मा अक्रॉस कैपिलरी वॉल्स जो मैंने बताया था, दिस इज़ द कैपिलरी, ठीक है। इसके अंदर ब्लड दौड़ रहा है, ब्लड दो पार्ट से मिलकर बना, एक सॉलिड पार्ट जिसे आप सेल्स बोलते हैं, एक लिक्विड पार्ट जिसे आप प्लाज्मा बोलते हैं। सेल से हमें कोई लेना देना नहीं है। प्लाज्मा के अंदर बहुत सारी चीज़ें हैं, इलेक्ट्रोलाइट्स है प्लाज्मा के अंदर, प्रोटीन है प्लाज्मा के अंदर, ठीक है, कई सारी प्रोटीन्स उसके अंदर होती हैं, ठीक है। बात यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं कि प्लाज्मा जो है वो कैपिलरी वॉल से अब बाहर आने लगा, दिस इज द सेल। अब यहाँ से बेटा प्लाज्मा फिल्ट्रेट होने लगा। क्यों फिल्ट्रेट होने लगा, क्योंकि तीसरा कंडीशन बताया था पैथोफिजियोलॉजी में कि इंक्रीज्ड परमेबिलिटी ऑफ द कैपिलरीज। तो यहाँ पर कैपिलरीज की परमेबिलिटी इंक्रीज हो गई, ट्रांसुडेट की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो अब यहाँ से क्या होगा, प्लाज्मा बाहर आने लगा, प्लाज्मा आके बाहर इस सेल के अंदर घुसने लगा। हम इस सेल की बात कर रहे हैं, प्लूरल सेल की, ठीक है। उसके अंदर घुसने लगा, उसके अंदर घुसा तो इसके अंदर घुसने लगा। प्लाज्मा इज अ लिक्विड पार्ट, ये तुम्हें मालूम ही है। प्लाज्मा क्या बेटा, एक लिक्विड पार्ट है। तुमको मैंने ये भी कहा था कि जिधर जिधर लिक्विड भागेगा तो लिक्विड इधर भाग रहा है तो इसके पीछे पीछे इसकी जो गर्लफ्रेंड है वो भी आएगी। तो यानी यहाँ से जो इलेक्ट्रोलाइट्स हैं, यहाँ से जो सॉलिड पार्ट है वो भी भागेंगे उसके पीछे पीछे। इधर पानी कम होगा और पानी यहाँ भर गया तो सॉलिड पार्ट यहाँ भागेंगे, एक्सेप्ट RBCWC छोड़ के। अगर यहाँ से वहाँ भाग रहे हैं तो फिर यहाँ से निकल गया इलेक्ट्रोलाइट्स वापस उसमें भागेगा। तो ये नॉर्मल सी चलती रहती है, मगर जब ये एबनॉर्मली बढ़ जाती है तब ये कंडीशन होने लगती है, ठीक है। तो हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर यानी प्रेशर बहुत ज़्यादा बढ़ गया, प्रेशर बहुत ज़्यादा बढ़ जाने की वजह से कैपिलरी परमेबिलिटी बढ़ गई, या फिर ड्यू टू द डिफिशियंसी ऑफ द एल्बुमिन। अगर एल्बुमिन की डिफिशियंसी हो गई इंट्रावैस्कुलर फ्लूइड में और एल्बुमिन निकल के अगर यहाँ सेल के अंदर बैठ गया बेटा, तो यहाँ का पूरा पानी क्या हो जाएगा, बाहर निकल आएगा। ऐसे समझो कि जिधर जहाँ पर ही सॉलिड पार्ट होता है, चाहे वो इलेक्ट्रोलाइट्स हो चाहे वो प्रोटीन हो, अगर एक बीकर हम यहाँ दे देते हैं, बीच में सभी परमेबल मेम्ब्रेन डाल देते हैं, इधर तुम पूरा पानी भर दो और इधर तुम इलेक्ट्रोलाइट्स या प्रोटीन भर दो और यहाँ पानी कम रखो, बहुत कम पानी, यहाँ का तुमने 1 लीटर रखा है, यहाँ तुम 100 ml रखो। इस कंडीशन में चूंकि सॉलिड पार्ट यहाँ है, गर्लफ्रेंड यहाँ है, तो पानी बॉयफ्रेंड इधर भागेगा धन 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 करके, और तब तक भागता रहेगा जब तक कि इक्विलिब्रियम में ना आ जाए। यानी टोटल 1100 ml है तो 550 ml इस साइड भी हो जाना चाहिए, 550 ml इस साइड भी हो जाना चाहिए, तब तक भागेगा। ये नॉर्मल कंडीशन है। लेकिन जब अगर यही हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर बढ़ गया, यही ऑनकोटिक प्रेशर बढ़ गया, उस कंडीशन में क्या होगा, पानी ज़्यादा से ज़्यादा भागेगा जिस साइड वो रहेगा तुम्हारा प्रोटीन या इलेक्ट्रोलाइट्स रहेंगे उस साइड। चूँकि यहाँ ऑनकोटिक प्रेशर की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर एल्बुमिन की कहानी होगी। इज दिस क्लियर, इज दिस क्लियर? दिस इज कॉल्ड अ ट्रांसुडेट। ट्रांस एक जगह से दूसरी जगह जाना, परमेबिलिटी बढ़ जाना, ठीक है। तो एक जगह से दूसरी जगह घुस रहा है, जैसे जैसे पानी भाग रहा है उसके पीछे पीछे ये भी भागेगा। कौन? सॉलिड पार्ट जो एल्बुमिन है, इलेक्ट्रोलाइट्स। वो इलेक्ट्रोलाइट्स को भी किनारे रखो, हम एल्बुमिन की बात करते हैं, भागेगा इधर, ठीक है। सो जनरली जो होती है प्लूरा वो इन्फेक्टेड नहीं होती, बट मोस्ट कॉमनली रिजल्ट फ्रॉम हार्ट फेलियर। ये कंडीशन बेटा तब आती है जब कंजस्टिव कार्डियक फेलियर होता है। कंजेशन हो गया ना, राइट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी हो गई, या ठीक है, या लेफ्ट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी हो गई। कंजस्टिव कार्डियक फेलियर पे अगर तुम वो मुझे करोगे कमेंट तो मैं उस पर भी क्लास बनाऊंगा।
तो इंक्रीज हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर सीसीएफ की वजह से, और क्या बोलते हैं ऑनकोटिक प्रेशर एल्बुमिन की कमी की वजह से। तो यानी कि परमेबिलिटी बढ़ जाने की वजह से फ्लूइड का आदान प्रदान इधर हो रहा है या उधर हो रहा है, ठीक है। और कॉमनली ये जो ट्रांसुडेट होता है वो रिजल्ट किससे करता है, सीसीएफ से। एक्सुडेट क्या है, जो फ्लूइड है, हाँ, मतलब कि फ्लूइड जो है वो सेल से निकल के किस में चला जाता है, कैविटी में। देखो ट्रांसुडेट कहाँ से हो रहा है, कैपिलरी से सेल के अंदर। तो दिस इज हो गया ट्रांसुडेट, सेल के अंदर हो रहा है, प्लूरल इस सेल्स में हो रहा है या लंग्स के सेल में हो रहा है। अब एक्सू बाहर निकल गया। अब यहाँ से निकल के व्हेन द फ्लूइड कम्स आउट फ्रॉम द सेल्स इनटू द प्लूरल स्पेस, इसे हम क्या बोलते हैं, एक्सुडेट प्लूरल एफ्यूजन, ठीक है। इसको नॉर्मल भाषा में, मतलब नहीं किताबी भाषा में, एक्स्ट्रावेसेशन ऑफ फ्लूइड, एक्स्ट्रावेसेशन मतलब कि बाहर निकलना, इनटू टिश्यूज और कैविटी। तो कैविटी के अंदर घुस जाता है पानी, तो वो उसको क्या बोलते हैं, एक्सुडेट प्लूरल एफ्यूजन। इज दिस क्लियर, ठीक है। चलो जल्दी से नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं, दैट इज साइन एंड सिम्टम्स। बट साइन एंड सिम्टम्स डिपेंड करता है कि कॉम्प्लिकेशन क्या था पेशेंट को, ठीक है। अगर मान लो ट्यूबरक्लोसिस है तो उसका साइन सिम्टम होगा, अगर मान लो सीसीएफ है तो उसका साइन सिम्टम हो गया, ब्रोंकोजेनिक कार्सिनोमा होगा तो उसका साइन सिम्टम होगा। इसका तो होगा ही होगा, लेकिन प्राइमरी तो उसी का होगा ना, क्योंकि ये तो सेकेंडरी कॉम्प्लिकेशन है, ठीक है। सो साइन सिम्टम क्या, नंबर वन किस पे डिपेंड करता है, कॉज्ड बाय अंडरलाइंग डिजीज। कौन सा डिजीज़ प्राइमरी है उसके हिसाब से साइन एंड सिम्टम्स वो करेगा, ठीक है। अगर मान लो निमोनिया की वजह से हो रहा, वायरल निमोनिया है, तो पहले तो निमोनिया लंग्स में इन्फेक्शन हो गया, अब लंग्स में इन्फेक्शन की वजह से ये ट्रांसुडेट भी हो सकता है, एक्सुडेट भी हो सकता है। तो निमोनिया की वजह से यहाँ पर क्या हो जाएगा बेटा, फीवर होगा, चिल्स होगा, प्लूरेटिक चेस्ट पेन होगा, यानी जब पेशेंट सांस लेगा तो उसको बहुत चेस्ट पेन होगा, उसे बोलते हैं प्लूरेटिक चेस्ट पेन। निमोनिया में अगर प्लूरल एफ्यूजन हो रहा है तो दैट इज़ कॉल्ड प्लूरेटिक चेस्ट पेन, ठीक है। पेशेंट तो नहीं बता पाएगा, या हम लोग जब डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन करेंगे तब हम लोग उसके पकड़ में लेकर आएंगे, ठीक है। मान लो अगर ट्यूबरक्लोसिस साथ में एसोसिएटेड है प्राइमरी में, तो ट्यूबरक्लोसिस का साइन सिम्टम होगा। मान लो क्या बोलते हैं, ये कैंसर है, ब्रोंकोजेनिक कार्सिनोमा है, अगर ब्रोंकोजेनिक कार्सिनोमा है तो डिस्निया होगा, कैंसर तो है ही उसको, ऑर्थोपनिया होगा। ऑर्थोपनिया मतलब होता है कि पेशेंट जब तक लेटा है तो उसको सांस की दिक्कत हो रही है, लेकिन जैसे वो उठ के बैठ जाता है उसको ठीक हो जाता है, इसको बोलते हैं ऑर्थोपनिया, ठीक है। खांसी होगी भयंकर, खांसी तो खैर निमोनिया में भी होगी। दीज आर द प्राइमरी साइन सिम्टम्स बट एसोसिएटेड विद द प्राइमरी डिसऑर्डर्स, ठीक है। अब तो ये तुम समझ के मान के चलो, क्योंकि ये प्राइमरी डिसऑर्डर तो है नहीं, सेकेंडरी डिसऑर्डर के साथ कनेक्टेड है। तो जो प्राइमरी डिसऑर्डर होगा, चाहे वो निमोनिया हो, ट्यूबरक्लोसिस हो, ब्रोंकोजेनिक कार्सिनोमा हो, नेफ्रोटिक सिंड्रोम हो, ठीक है, और कहते हैं पल्मोनरी एम्बोलिज्म हो, तो प्राइमरी सिम्टम उसी का शो होगा, लेकिन उसको सांस लेने में दिक्कत होगी, चेस्ट पेन होगा। तो जब हम लोग क्लिनिकल फाइंडिंग करेंगे तब उसमें समझ में आएगा कि उसको उस नेफ्रोटिक सिंड्रोम के साथ साथ प्लूरल एफ्यूजन भी है। क्लियर है। असेसमेंट कैसे करेंगे बेटा, असेसमेंट एंड डायग्नोस्टिक फाइंडिंग्स। असेसमेंट, मारना मत मुझे। असेसमेंट एंड डायग्नोस्टिक फाइंडिंग्स। अब तुम एसेस कैसे करोगे, एसेस नंबर वन, अस्कल्टेशन करोगे तो एब्सेंट ब्रीथ साउंड, यानी कि जब स्टेथोस्कोप लगाओगे लोब के हिसाब से, अपर लोब में, मिडिल लोब में, लोअर लोब में, हालांकि लेफ्ट में तो दो ही लोब है, अगर उस लोब के हिसाब से लगाओगे तो वहाँ पर ब्रीथ साउंड जो होगी वो ब्रीथ साउंड क्या होगी बेटा, एब्सेंट होगी। पहला असेसमेंट तुम ये करोगे, पहले तुमको डायग्नोस्टिक फाइंडिंग ये मिलेगी, ठीक है। दूसरा क्या मिलेगी, डिक्रीज्ड फ्रेमिटस, डिक्रीज्ड फ्रेमिटस। फ्रेमिटस मतलब होता है इगोफोनी। इगोफोनी मतलब जब आप अपने ही दोस्त के पीछे चेस्ट में हाथ लगाइए और उसको बोले चल भाई बात कर, या फिर चेस्ट पे हाथ लगाइए, चल भाई बात, कुछ भी बोल, ठीक है, तो वो बोलेगा हाँ हाँ भाई कैसे हो, क्या भी है। तो उस बोलने का जो वाइब्रेशन है वो आपको यहाँ पे वो मैं फील होगा, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं, फ्रेमिटस, दैट इज़ कॉल्ड फ्रेमिटस। लेकिन जिस पेशेंट को प्लूरल एफ्यूजन होगा, जब उसका आप यहाँ पर चेस्ट में यहाँ पर लगाएंगे, हाँ बोलो भैया, स्पेशली 3-4 वावल्स बोले जाते हैं, E I O U, है ना, ये वावल्स पेशेंट बोलते हैं, A E
IOU। तो इस प्रोनाउंसिएशन के समय में जो वाइब्रेशन होता है साउंड के साथ वो यहाँ पर डिक्रीज रहेगा या एब्सेंट भी हो सकता है, ठीक है। इसको बोलते हैं डिक्रीज फ्रेमिटस। जब आप परकशन करेंगे ना, ऐसे ठोकेंगे, ऐसे रख के आप ठोकते हैं ना, ऐसे ऐसे करके ठोकते हैं, डॉक्टर्स चेक करते हैं, आप भी चेक कर सकते हैं। जब उस पर आप चेक करेंगे तो ऐसे तो ढप ढप ढम ढम की आवाज़ आनी चाहिए, लेकिन जब अगर प्लूरल एफ्यूजन होगा तो क्या होगी, साउंड डल आएगी, धप धप, जैसे लग रहा है कि आपका जो तबला है वो फट गया है, ठीक है। फ्लैट साउंड, तो डल एंड फ्लैट साउंड परकशन में आएगी, ठीक है। बेटा डायग्नोस्टिक फाइंडिंग में आप सीधा सीधा हम लोग क्या कराते हैं, चेस्ट एक्सरे, बहुत ही सिंपल, बहुत ही आसान। एक्सरे, चेस्ट एक्सरे करा लो, एक्सरे चेस्ट, पीए मतलब होता है पोस्टीरियर एंटीरियर, व्यू लिखना पड़ता है ना। तो जब आप उसको क्या बोलते कराते हैं एक्सरे चेस्ट को, तो वहाँ हमको क्या दिखा देता है, ट्रैकियल डिविएशन। अभी जैसे ये ट्रकिया आ रही ना, तो ट्रकिया सीधी होनी चाहिए, तो यहाँ पर ट्रकिया क्या हो गया, ऐसे करके डिविएशन हो जाएगी। डिविएशन मतलब होता है अपने नॉर्मल स्थान से शिफ्ट हो जाएगी थोड़ा सा। एक्सरे में अपने को ये दिखाई देता है। दूसरा अपने को ये दिखाई देता है कि जो लोब्स है, हो सकता है कि पूरा पूरा लंग्स गायब हो, एक ही लंग्स आपको दिखाई दे रहा हो। जिस इस साइड अगर ज़्यादा भर गया है तो एक ही लंग्स दिखाई दे रहा हो। क्यों? क्योंकि ये जो पानी है ये जो रेडियो ओपेसिटी होती है एक्सरे की, उसको रोक दे रहा है, तो आता ही नहीं वो लंग्स। तो उससे अपन समझ जाते हैं कि पेशेंट को क्या हुआ है, प्लूरल एफ्यूजन हुआ है। तो ट्रैकियल डिविएशन दिखाई देगा। चेस्ट के कोई एक लोब भी नहीं हमको देखने को मिलेगा चेस्ट एक्सरे में, या हो सकता है कि पूरा पूरा लंग्स ही देखने को ना मिले। इज इस क्लियर? ठीक है। फिर तुम इसमें से वो भी करते हो थोरासेंटेसिस, इससे बहुत है। थोरासेंटेसिस मतलब डायग्नोस्टिक थोरासेंटेसिस करते हैं। और डायग्नोस्टिक थोरासेंटेसिस में आप 10 to 20 ml क्या करते हैं, चेस्ट फ्लूइड को या प्लूरल फ्लूइड को निकाल लेते हैं, थोरासेंटेसिस। तो ये थेरेपेटिक भी होता है बेटा और डायग्नोस्टिक भी होता है। तो डायग्नोस्टिक में आपने निकाल दिया 20 ml मान लो निकाल दिया, और आपने इसको भेज दिया कल्चर के लिए, ठीक है। तो थोरासेंटेसिस जब आप करेंगे और प्लूरल फ्लूइड को निकालेंगे तो उसको आप किसके लिए भेज सकते हैं, कल्चर के लिए भेज सकते हैं, हिस्टोपैथोलॉजी के लिए भेज सकते हैं कि उसके अंदर कोई कैंसरस सेल्स तो नहीं है, WBC देखने के लिए भेज सकते हैं, प्रोटीन देखने के लिए भेज सकते हैं, ग्लूकोज देखने के लिए भेज सकते हैं। मोस्टली जब ग्लूकोज प्लूरल फ्लूइड को निकालते हैं, अगर उसमें ग्लूकोज का लेवल कम है तो डायग्नोसिस प्रोबेबली ये बनता है कि पेशेंट को मैलिग्नेंसी हो सकती है, ठीक है। फिर ट्यूबरक्लोसिस को डिटेक्ट करने के लिए AFB के लिए भी इसको भेज, मैं अभी लिख देता हूँ मैं, AFB के लिए आप भेज सकते हैं, ठीक है। काइलोथोरैक्स की इसके अंदर ज़्यादा कोलेस्ट्रॉल तो नहीं भरा पड़ा है, तो काइलोथोरैक्स के लिए भी इसको भेज सकते हैं, अमाइलेज के लिए भेज सकते हैं, हेमाटोक्रिट के लिए भेज सकते हैं। सो एक थोरासेंटेसिस, इसको मैं लिखता हूँ, हटाता हूँ, तुम भी कहोगे कि बोलता ज़्यादा है। सो थोरासेंटेसिस मतलब होता है बेटा कि दिस इज ऑफ टू टाइप थोरासेंटेसिस, वन इज डायग्नोस्टिक एंड वन इज थेरापेटिक ट्रीटमेंट। थेरापेटिक इसको बोलते हैं थेरापेटिक, ठीक है, और एक डायग्नोसिस बनाने के लिए। तो अभी हम डायग्नोसिस बना रहे हैं, अभी हमको डायग्नोसिस बनाना है। तो जब हम डायग्नोसिस बनाने के लिए, मान लीजिए आपने 20 ml की सिरिंज से या 50 ml की सिरिंज से ब्लड को यहाँ पर नीडल डाल के ड्रॉ कर लिया। उसको जब ड्रॉ कर लेते हो तो किसके लिए भेज सकते हैं, कल्चर के लिए, कि कोई बैक्टीरिया या कोई वायरस तो ग्रो नहीं कर रहा है, ठीक है। HPE मतलब होता है हिस्टोपैथोलॉजी एग्ज़ाम के लिए भेजना है, फॉर CA को डिटेक्ट करने के लिए, ठीक है। देन WBC, ठीक है, उसके अंदर कोई ब्लड तो नहीं आ रहा है, ब्लड अगर आ रहा होगा तो उसके अंदर हीमोग्लोबिन भी चला आएगा। तो अपन हमने बताया था कि दैट इज़ अ ब्लडी प्लूरल एफ्यूजन। 3 टाइप के बताए थे ना, जो फ्लूइड जमा हो जाते हैं, क्लियर, प्यूरलेंट या ब्लडी। अगर उसके अंदर हीमोग्लोबिन भी आ रहा है, इट मीन्स वो क्या है, ब्लडी, वो है प्लूरल एफ्यूजन है, ठीक है। फिर प्रोटीन चेक करने के लिए, तो प्रोटीन अगर हमको उसके अंदर मिल रही है तो जाहिर सी बात है कि जहाँ प्रोटीन होगा वहाँ से पानी बाहर के सेल से निकल के उसके अंदर घुस जाएगा। तो प्रोटीन चेक करने के लिए, दिस इज़ वेरी, ये मुझे बहुत शर्म आ रही है इसको ऐसे लिखने में, मगर क्या करें, मेरा पेन जवाब दे रहा है, ठीक है। तो प्रोटीन को चेक करने के लिए, ग्लूकोज को चेक करने के लिए, और ग्लूकोज का लेवल अगर इंक्रीज़ होता है जब रिपोर्ट आती है तो मोस्ट प्रोबेबली CA को वो करते डिटेक्ट करते हैं, ठीक है। फिर AFB एसिड फास्ट बैसिलाई किसके लिए चेक करने के लिए करते हैं, ट्यूबरक्लोसिस के लिए। ट्यूबरक्लोसिस के बैक्टीरिया को, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस को एसिड फास्ट बैसिलाई भी कहते हैं।
क्योंकि एसिड से भी स्टेन नहीं होता है, ठीक है। फिर इस सीरस फ्लूइड के अंदर कितना ट्राइग्लिसराइड्स है, कितना ट्राइग्लिसराइड्स है, ये चेक करने के लिए इसको बोलते हैं काइलोथोरैक्स, काइलोथोरैक्स, ठीक है, दिस इज कॉल्ड काइलोथोरैक्स। फिर अमाइलेज चेक करने के लिए, अमाइलेज क्या है, दैट इज़ अ एंजाइम है, अमाइलेज एंजाइम है। क्या काम करता है अमाइलेज, मेटाबोलाइज करता है कार्बोहाइड्रेट को, ठीक है। तो अमाइलेज को भी चेक करते हैं। तो ये पूरा डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन बेटा किया जाता है ये सब चीज़ देखने के लिए। तो आपने क्या कर लिया, चेस्ट एक्सरे कर लिया, परकशन कर लिया, अस्कल्टेशन कर लिया है, आप सीटी भी कर सकते हैं, ठीक है, कंप्यूटर टोमोग्राफी भी कर सकते हैं चेस्ट की। नहीं समझ में आ रहा है तो उसमें आपको क्लियर सब कुछ समझ में आ जाता है। मेरी बात समझ गए। सो दीज आर द डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन। अब चलते हैं मैनेजमेंट पे। तो मैनेजमेंट बेटा दो टाइप से हो सकता है। हो इसको लिख लो, थोड़ा सा जूम करके लिख लो। चलो अब हम लोग करते हैं मैनेजमेंट, ठीक है। बाबा एटॉमिक रिसर्च सेंटर हो गया। अब तो ये बिल्कुल जवाब दे दिया मेरे बच्चों, मैनेजमेंट। चलो इसी से लिखते हैं मैनेजमेंट। तो मैनेजमेंट जो है बेटा दो टाइप का होता है, ठीक है। एक तो आप सर्जिकल मैनेजमेंट करते हैं, सर्जरी को एसएक्स करके लिखते हैं, और एक आप क्या करते हैं, मेडिकल मैनेजमेंट करते हैं, ठीक है। तो मेडिकल मैनेजमेंट सर्जिकल मैनेजमेंट अलग होता है। मेडिकल मैनेजमेंट में जब आपने एक्सरे से या सीटी से या थोड़ा डायग्नोस्टिक प्लूरल टैपिंग, अच्छा थोड़ा सेंटेंसेस को प्लूरल टैपिंग भी बोलते हैं, ठीक है। तो आपने क्या किया, एंटीबायोटिक शुरू कर दी। चलो भाई ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक। सांस लेने में दिक्कत हो रही है, आपने डिस्निया शुरू कर दी, आपने क्या कर दिया, क्या बोलते, नेबुलाइजेशन शुरू कर दिया, ठीक है। आपने क्या बोलते ये ब्रोंकोडायलेटर्स देना शुरू कर दिया। तो एक तरीका तो ये हो गया मेडिकल मैनेजमेंट को करने के लिए, ठीक है। मेन मकसद ये होता है, चाहे दोनों ही मैनेजमेंट करो, कि हमको पेशेंट का डिस्कम्फर्ट को क्या करना है, दूर करना है। पेशेंट के डिस्कम्फर्ट को हमको दूर करना है, फ्लूइड को वहाँ से निकालना है। और जो चारों पैथोफिजियोलॉजी बताई गई थी उसमें से अगर कोई भी एक इंक्लूडेड है तो उसको अपने को क्या करना, करेक्ट करना है। हमारा मेन ऑब्जेक्टिव यही है, ठीक है। तो अभी जो हम लोगों ने थोरासेंटेसिस किया था, प्लूरल टैपिंग जो किया था, अभी तक तो वो डायग्नोस्टिक थी। अब हम लोग उसको सर्जिकल में डालेंगे, थोरासेंटेसिस। अब थोरासेंटेसिस यहाँ पर बेटा हमने जैसे पहले बताया था कि थेरेपेटिक भी है और डायग्नोस्टिक भी। डायग्नोस्टिक तो तुमने कर लिया 50 ml निकाल के, अब थोरासेंटेसिस यहाँ पर कर लो, ज़्यादा से ज़्यादा फ्लूइड सिरिंज से निकाल के वो कर लो। हालांकि यहाँ बनता भी रहेगा, तो थोरासेंटेसिस करते हैं तो मान लो 100 ml 200 ml तुमने निकाल लिया। अभी तो पेशेंट को रिलीफ हो गया, उसको अब डिस्निया नहीं होगा, उसी के अंदर सीधा इंजेक्शन ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक भी हम लोग अंदर डाल देते हैं, ठीक है। इंजेक्शन भी आप ये जो है प्लूरल कैविटी उसके अंदर आप इंजेक्ट कर सकते हैं। तो एक थोरासेंटेसिस हो गया ट्रीटमेंट। एक होता है बेटा प्लूरोडेसिस। प्लूरोडेसिस मतलब ये होता है कि कंटिन्यूअस ड्रेनेज लगा दो, ठीक है, जिसे आप क्या बोलते हो, आईसीडी, इंट्रा चेस्ट ड्रेनेज। इस पर मैं एक छोटी सी वीडियो कल आपके लिए बना दूंगा डिटेल में। आईसीडी, इंट्रा चेस्ट ड्रेनेज, इसको बोलते हैं प्लूरोडेसिस। प्लूरोडेसिस में क्या होता है बेटा, यहाँ तो पूरा गुज हो गया। इसमें क्या रहता है, एक कैथेटर आता है, पहले के ज़माने में मेलिकॉट कैथेटर डाला करते थे, ठीक है। तो मेलिकॉट कैथेटर आगे से ऐसे करके होता है, और इसको जब खींच देंगे तो ये सीधा हो जाता है, और हल्का सा निक दे के चेस्ट में हल्का सा निक दे के इसको अंदर डाल देते हैं। जैसे अंदर डाल के और आप छोड़ेंगे तो फिर अपने शेप में ऐसे आ जाएगा, तो यहाँ फंस जाता है, स्टिच लगा दो। इसके नीचे आईसीडी बैग आता है, वो आईसीडी बैग लगा देते हैं कंटिन्यूअस ड्रेनेज के लिए। बहुत इंपॉर्टेंट है जब उसको बैग को खाली करते हैं, वो नर्सिंग मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट, इसलिए मैंने कहा कि मैं इसको अलग से बनाऊंगा आपके लिए क्लास, ठीक है, क्योंकि बच्चे करते नहीं है। प्रॉब्लम ये है कि जब बैग आप खाली करते हैं, मान लो बैग भर गया, जब आप खाली करते हैं तो आप क्लैंप नहीं करते हैं और बैग को ऐसे उल्टा पड़ देते हैं, तो हो सकता है कि यहाँ से वापस चला जाए।
तो बेटा एक कैथेटर आता है, वो कैथेटर यहाँ पर डाल दिया जाता है। कैथेटर डाल देने के बाद यहाँ पर ही आईसीडी बैग आता है। आईसीडी बैग कुछ इस तरीके से होता है, उसके अंदर यहाँ फ्लूइड लेवल 100 ml नॉर्मल लाइन आप भर दो, या डिस्टिल वाटर मतलब स्टेराइल फ्लूइड होना चाहिए, यहाँ पर ही आप भर दो। अब यहाँ से पानी क्या हो जाए, सॉरी जो प्लूरल फ्लूइड है आता रहेगा आता रहेगा आता रहेगा आता रहेगा, भरता रहेगा। जब भर जाए तो खाली कर दो। एक समय ऐसा आएगा कि जब लगातार ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक चलती रहती है तो फिर ये आना बंद हो जाता है, मतलब कि धीरे धीरे कम होने लगता है। फिर आप एक्सरे कराएंगे तो पूरा का पूरा लक्ष्य उसके अंदर दिखने लगता है। ठीक है। मैलिग्नेंसी में अगर मान लो ब्रोंकोजेनिक कार्सिनोमा है या मैलिग्नेंसी है बेटा, तो उसमें फ्लूइड लगातार बनता रहेगा, आप कुछ नहीं कर सकते उसमें लगातार फ्लूइड बनता रहेगा। तो आप इसको ऐसा तो नहीं है कि जीवन भर आप आईसीडी लगा के रखे रहेंगे, जीवन भर उसको कहते हैं जब तक भी जिंदा रहेगा प्लूरोडेसिस करते रहेंगे। उसके लिए आता है प्लूरोपेरिटोनियल शंट। ठीक है, एक शंट होता है, जैसा हाइड्रोकेफेलस में हम लोग देखते हैं ना, वेंट्रिकोपेरिटोनियल शंट। तो शंट एक रास्ता बना देते हैं, ठीक है, प्लूरल स्पेस में, उसको हटाते हैं, प्लूरल स्पेस में से एक शंट डालते हैं। मैलिग्नेंसी की कंडीशन में बेटा उसको बोलते हैं प्लूरो पेरिटोनियल, जूम करके देख लेना, मुझे गाली मत देना, शंट। शंट मतलब ये होता है कि जहाँ पर ज़्यादा, जैसे सिंपल सी बात है ना, यहाँ पर बहुत बड़ा तालाब है, अब तुम्हारे पास यहाँ खेत है, तुमने यहाँ से यहाँ पाइप डाल दिया, अब यहाँ से पानी यहाँ खींच लिया, चाहे मोटर लगा के खींच लिया, चाहे ग्रेविटी के थ्रू खींचते, यहाँ पर ग्रेविटी के थ्रू आएगा। अगर ये ऊपर है तालाब तो ग्रेविटी के थ्रू चला आएगा, अगर एकदम बराबर पे तो तुम मोटर लगा दो। तो ये शंट का काम कर रहा है। ठीक है, ये पाइप ऐसे ही प्लूरल स्पेस में यहाँ पर डाल दिया और थ्रू स्किन, मतलब स्किन के अंदर से होते हुए उसको किस में डाल देते हैं, पेरिटोनियल कैविटी में। जैसे प्लूरल कैविटी है विसरल प्लूरा पैराइटल प्लूरा, वैसे ही पेरिटोनियल कैविटी है, कहते हैं पेरिटोनियल, पैराइटल पेरिटोनियम एंड विसरल पेरिटोनियम। उसके बीच के स्पेस को कहते हैं पेरिटोनियल स्पेस। तो यहाँ से लगातार पानी भरता रहेगा सीए में ब्रोंकोजेनिक कार्सिनोमा में या लंग्स कैंसर में, क्योंकि पानी हम आप रोक नहीं सकते और लंग्स निकाल नहीं सकते। लंग्स निकाल सकते हैं, वो करते हैं, न्यूमेक्टमी करते हैं, न्यूमेक्टमी किया जाता है अगर वो ट्रीटेबल है तो। अगर अनट्रीटेबल है तो जब तक जिंदा रहेगा पानी तो बनता रहेगा। तो उस पानी को निकालने के लिए शंट बना देते ताकि उसको डिस्निया ना हो, उसको ऑर्थोपनिया ना हो, और कंटिन्यूस पानी यहाँ पर पेरिटोनियल कैविटी में भरता रहता है। पेरिटोनियल कैविटी से ये ब्लड के अंदर जाता रहता है, एक्स्ट्रावेसेशन उसको बोल देंगे, ब्लड के अंदर जाता रहता है। फिर वही कहानी ब्लड से निकल के किडनी में, किडनी से निकल के यूरिन में, ऐसे जाता रहेगा। ठीक है, सो दिस इज़ कॉल्ड प्लूरोपेरिटोनियल शंट। क्लियर है। तो इसको एक बड़े से टॉपिक को कोशिश करिए कि तुमको छोटे से शब्दों में समझाएं, लेकिन फिर भी वीडियो थोड़ी सी लंबी बन जाती है। आज थोड़ी सी प्रॉब्लम थी, मेरा पेन नहीं चल रहा है, तो आप लोग मुझे माफ़ करना, जूम करके देख लेना, लेकिन माफ़ करना। कोशिश ये करिए कि अगर ये वीडियो पसंद आती है, बेटा ये कंटेंट पसंद आता है, तो आप वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, और चैनल को अगर अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ उसको सिर्फ सब्सक्राइब करिए। उसके बगल में घंटी जैसी एक इमेज है, उसको क्लिक कर दीजिए। क्लिक करके उसको आपको जब चाहिए पर्सनलाइज्ड हो, और मतलब कि आप चाहते हैं कि पर्सनली वीडियो जो मैं नहीं बनाऊं, आपके पास उसका मैसेज पहुंच जाए, तो आप उसको कर सकते हैं। देखो, इससे तुम्हें लगता है कि यार क्या करना है, तुमने आधे घंटे की इस क्लास को तुमने 2 मिनट देखा, अरे ये क्या बकवास करे, तुमने आगे बढ़ा दिया। प्रॉब्लम ये होता है कि ये आधे घंटे की नहीं, ये 2 घंटे की क्लास है। यूट्यूब में तुम इतनी लंबी नहीं देख सकते, लेकिन इसको बनाने के लिए जो कंटेंट निकालते हैं और जो रेगुलर शब्दों को निकालना पड़ता है बेटा, उस कंडीशन में जो ये कंटेंट बनता है बड़ा इसमें परिश्रम लगता है। तो हर एक एजुकेशनिस्ट चाहता है यूट्यूब में खासकर कि आप लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ये वो चाहता है। थैंक यू।